हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं सरोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स पे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान में जो 25 फरवरी को परीक्षा आयोजित होने वाली है, उनके लिए 40 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो 30 में 30 के लिए आपका जो है अंक धीरे धीरे सिक्योर होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने पहला वीडियो के पार्ट में 2022 का प्रीवियस ईयर देखा था, यानी कि 2022 में जो झारखंड बोर्ड सामाजिक विज्ञान में सवाल पूछी थी उनको हमने देखा था। आज के इस वीडियो में हम 2023 में जो झारखंड बोर्ड सवाल पूछे हैं उनको हम देखेंगे। वाकई में आपको इस बार सामाजिक विज्ञान का जो सवाल देखने को मिल रहा है 2023 में, वो देखने के बाद आपका जो है आत्मा रूह से कांप जाएगा। ऐसा लगेगा कि हमने सामाजिक विज्ञान में कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है सामाजिक विज्ञान में 2023 में। तो इनको हम करेंगे, पूरी अच्छे से समझाने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण 40 एमसीक्यू को। इससे पहले वीडियो शुरू करें, आपको जानकारी दे दें, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9835146164। आप इस पर मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं और बाकी के वीडियो को नहीं देखें तो हमसे जो है यहाँ पे आप प्राप्त कर लें। आइए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हमने बुक से उठाया, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट फोटो शूट किया। इसमें जो है क्वेश्चन का आंसर बहुत ज्यादा गलत है, अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमने जो है आपके लिए वीडियो लाई है। तो चलिए दिखाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे बीच है, 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो कैसा ताकत उभरा था? तो उस समय एक राष्ट्रवाद का ताकत उभरा था 19वीं सदी के अंतर्गत, तो जिसे नेशनलिज्म बोलते हैं, राष्ट्रवाद। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जबकि आंसर किताब में 2 दिया था। ठीक है, हमने इसको करेक्ट किया सभी क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? देखो, फ्रांस में जो प्रथम विद्रोह हुआ था वो 1789 को हुआ था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको पूछा गया, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग फ्रांस में 3 तरह के विद्रोह हुए थे, ध्यान रखिएगा। पहला 1789 में, दूसरा 1830 और तीसरा 1848 में विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन दिया है, तो याद रखिएगा 18 जुलाई 1830 में एक विद्रोह हुआ था, इसलिए हमारा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। हालांकि पहला विद्रोह 1789 हुआ था। किस डेट को हुआ था वो आपको कमेंट में बताना। देखो, मैं जो कमेंट पूछता हूँ वो आपको जरूर से जरूर कर लेना। साथ ही हमने आपको पहले ही बता रखा, अगर आप हमारे पहले अन्य वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने एक कॉपी बनाने बोली थी जैक रैंकर्स के नाम से, जिसमें झारखंड बोर्ड से संबंधित जो भी चीजें कराई जाती है उनको आपको इस कॉपी में लिखना है, जैक रैंकर्स कॉपी में, ताकि आप परीक्षा के बाद एनालाइज कर सको कि कितना ज्यादा बेनिफिट हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा सवाल हमारे बीच है, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। 1804 में जो नागरिक संहिता हुआ था, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस के सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाया? तो फ्रांस के सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाया? तो सबसे पहले जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया, यानी कि जन्म के आधार पर विशेषाधिकार देना समाप्त कर दिया। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, यानी कि सभी को कानून के समक्ष क्या दिया गया? बराबरी दिया गया। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, तो इसलिए इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्यारे साथियों जो होता है सोशोलॉजी में, उनमें ये सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में जितने भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें इनमें से सभी वाला ऑप्शन रहता है, वो ज्यादातर चांस होता है कि वो सही हो। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनमें सही नहीं होते हैं, तो ध्यान रखना, लगभग में ऐसे होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरे के बाद चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथा नंबर हमारा प्रश्न है कि 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह आयोजन किया था। कब किया था? 1917 में। किस जिले के लिए? तो खेड़ा जिले के लिए। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर आप बुक का आंसर देखते तो यहाँ पे राजस्थान दे रखा था, लेकिन आंसर हो जाएगा खेड़ा जो है गुजरात में। ध्यान रखिएगा, खेड़ा जिला जो है वो भारत के कहाँ पे है? गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? यह आंसर दे रखा था नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए, लेकिन नई शिक्षा नीति नहीं। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो साइमन कमीशन यहाँ की जो संविधान की जो व्यवस्था है उनको जानने, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन जो है भारत आया था। अगला हमारा प्रश्न है छठे नंबर का। बोला गया 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया, जिससे लाखों लोगों की भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। तो 1840 में एक वैश्विक महामंदी आयरलैंड में आया था,
जिसमें कोई एक बीमारी था जिसके कारण जो है फसल खराब हुआ था। तो कौन सा फसल खराब हुआ था? तो फसल जो है प्यारे बच्चों ये दिया मूंगफली, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? पोटेटो, आलू का फसल जो है खराब हो गया था। आंसर आलू हो जाएगा सही आंसर। आप देख सकते हैं कितना हट के क्वेश्चन है। झारखंड बोर्ड जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछती है, लेकिन आज तक का अगर सबसे टफेस्ट बात करें तो 2023 का एग्जाम था जिसमें झारखंड बोर्ड ने सबसे हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बोला गया प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 के दौरान हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध लगभग 1939 के दौरान हुआ था, लगभग 1939। तो ये जो दूसरा 1935 से 39, तो 14 से लेकर 39 2 दशक का अंतर है, यानी कि 20 साल का अंतर है। वही बता रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक के बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाथसी, जर्मनी, जापान और इटली थी। एक तरफ कौन थी जी? तो नाथसी, जर्मनी, जापान और इटली थी। दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था, उनमें से कौन कौन से देश थे? मित्र राष्ट्र में जो है प्यारे बच्चों 4 देश होता है। एक तो ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया गया। 1829 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई? तो किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई? उत्पादन जो है रुक गया, मंदी आया तो उस उत्पादन कमी हो गया, रोजगार में भी बहुत ज्यादा कमी हो गया, आय लोगों का कम हो गया, व्यापार में कमी हो गई। तो इन सभी को जो है गिरावट आया, तो इनमें से सभी हो जाएगा इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला है प्यारे बच्चों, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? बुनकरों को जो है कच्ची कपास का सामना क्यों करना पड़ा? तो इनके पीछे कारण यह है कि कपास की फसल बहुत ज्यादा क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी। कपास की फसल क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी, जिस समय जो है युद्ध हुआ था। यहाँ पे एक्सपोर्ट भी बढ़ा था। मैं आपको बता दूं, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात भी कपास की बढ़ी थी, बाजार भी सिकुड़ गया था, निर्यात स्तर भी निर्यात जो है बाजार का गिरा नहीं था, ये निर्यात जो है बढ़ गया था। ठीक है, आंसर अगर यहाँ पूछता है कौन सा सामना नहीं करना पड़ा, तो ये होता, लेकिन ये तीनों जो है इसमें सही लग रहे हैं। हालांकि इसलिए जो मेन इसमें मुद्दा है वो होता कपास की फसल नष्ट हो गई। अगला हमारा जो प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? तो 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक गतिशील उद्योग थे वो था कॉटन और धातु का। किसका? कॉटन और धातु, कपास और मेटल का जो है उद्योग सबसे ज्यादा जो है सर्वाधिक गतिशील में था 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में। अगला हमारा प्रश्न है 10वें के बाद 11 नंबर, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ आया? प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ सबसे पहले आया? तो यहाँ पे आंसर 4 दिया जो गलत है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सबसे पहले चाइना में आया था, चीन जिसको हम लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा? देखो ये सीधा ना पूछ के आपसे टेढ़ा पूछा है, इतना बड़ा सवाल घुमा फिरा के पूछा है। डायरेक्ट यहाँ पे पूछ सकता था गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखा? तो गुलामगिरी पुस्तक जो लिखा था वो ज्योतिबा फूले ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, सामीप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो नवीकरणीय और एक गैर नवीकरणीय। सामीप्यता के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर 2 तरह के बांटा जाता है, एक जैव और एक अजैव में बांटा जाता है। ठीक है, जैव और अजैव में उत्पत्ति के आधार पर, सामीप्यता के आधार पर 2, एक तो नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। अगला हमारा 14वां नंबर प्रश्न है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से यानी कि बहुत ज्यादा उपयोग से किस प्रकार के वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया है? तो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है। आपको पता है कि संसाधन का हम लोग बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो संसाधन की कमी हो रही है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ओजोन परत का अवक्षय भी हो रहा है, पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ रही है। तो इसलिए इनमें से सभी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। वनों और वन्य जीव का संरक्षण करना आवश्यक है। वनों का संरक्षण करना आवश्यक क्योंकि क्यों आवश्यक है जी? पारिस्थितिकी विविधता बनी रहे, यानी कि लगातार जो है लंबे समय तक सभी प्रकार के जीव जंतु बने रहे, जीवन साध्य संसाधन जलवायु और मृदा बनी रहती है। अगर वन्य और वन्य जीव संसाधन है तो जल है, वायु है, मृदा बनी है, तो ये भी है। दूसरा, बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता को संरक्षित करना, यह भी सही बात है। तो इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सभी कारण हो सकते हैं।
अगला है 5वां नंबर, ये 16वां नंबर, वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। यानी कि वन और वन के जो प्राणी है उनके संरक्षण के लिए किस प्रकार के वन को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो सर्वाधिक मूल्यवान जो माना जाता है प्यारे साथियों, वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट यानी कि आरक्षित वन को माना जाता है। आरक्षित वन हम लोग कहते हैं जो सरकार के देखरेख में रहती है, तो आरक्षित वन इसी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर है 2 इसका सही होगा। अगला है प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहा है। आपको पता है कि जल की तो मात्रा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी जो है किन कारणों से जो है जल जो है प्रदूषित हो रहा है और मानव के उपयोग के लिए खतरनाक होता जा रहा है। तो क्या कारण है? सबसे पहले कारण है कि घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों से मिलने वाले कचरे, यानी कि मिक्सिंग ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, घरों से निकलने वाले कचरे और उद्योगों से निकलने वाले कचरे, इससे भी वायु प्रदूषण फैल रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, मानव के लिए खतरनाक बन रहा है। रासायनों का अधिक उपयोग, खेती में जो है रसायन का अधिक उपयोग कर रहा है, अन्य जगहों जैसे फैक्ट्रियों में भी रसायन का उपयोग कर रहा है, इसके भी कारण। कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के उपयोग से, बहुत ज्यादा कीटनाशक से पानी का प्रदूषण हो रहा है। तो इनमें से सभी इसका भी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर देखें, 18वां नंबर प्रश्न है, मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस प्रकार की फसल होती है? तो उसे खरीफ फसल कहते हैं। आपको बताना है खरीफ फसल में कौन से फसल आते हैं। मैं आपको कुछ ऑप्शन दे रहा हूं। पहला आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे गेहूं, दूसरा आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे धान, तीसरा आपके पास ऑप्शन है प्यारे साथियों, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है आप लोगों के लिए सब्जी, तीसरा ऑप्शन है आपके लिए सब्जी, और चौथा जो ऑप्शन है आपके लिए वो है प्यारे साथियों, चौथा जो ऑप्शन है वो है आपके लिए, चौथा ऑप्शन जो है वो है चना। तो किस प्रकार की फसल जो है खरीफ में बोई जाती है वो आपको कमेंट में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो लिखा गया है, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? यानी कि किस राज्य में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये जो राज्य है प्यारे दोस्तों, वो पहला हो जाएगा राजस्थान, पहले नंबर पे राजस्थान, और दूसरे नंबर पे गुजरात है। हालांकि यहाँ ऑप्शन में राजस्थान ही सिर्फ दिया, इसलिए हम लोग इसको राजस्थान टिक आउट करेंगे। अगर गुजरात रहता तो गुजरात करते, और दोनों नहीं देगा, ठीक है। तो अगर दोनों भी देता तो सबसे अधिक राजस्थान में, ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक राजस्थान, दूसरा गुजरात में। अगला प्रश्न है, जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण यानी कि सही से प्रयोग न करने, जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई? तो किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही है साथियों? तो जल क्रांति का बढ़ रहा है, जल का जो है कमी हो रहा है, सैलिनिटी यानी कि लवणता बढ़ रही है जल में। अगला है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, जल का जो पोषक तत्व है, मिट्टी का जो पोषक तत्व, उसकी भी क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो इनमें से सभी इसका भी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न 21वां नंबर बोला है, औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? बोला गया है विच मिनरल कंसिडर इंपॉर्टेंट एज बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, बैकबोन रीढ़ माना गया है इंडस्ट्री के डेवलपमेंट, जितने भी उद्योग हुए उनके डेवलपमेंट, उनके विकास की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? तो लौह अयस्क, आयरन और लोहा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोयला गलत है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर है, निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा यानी कि क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में, आणविक ऊर्जा बनाने में, न्यूक्लियर बनाने में यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों 23वां नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको बता रहा हूं कि 2023 का जो पेपर झारखंड बोर्ड पूछा था उससे बहुत ज्यादा प्रश्न 2024 में भी आएंगे, 2025 में भी आए और आएंगे ऐसे सवाल, क्योंकि इसमें जो है सवाल थोड़ा सा मॉडरेट से लेकर हार्ड लेवल का सवाल दिया गया था। क्योंकि इसमें जो सवाल पूछे गए तो वो बच्चों को, अच्छे बच्चों जो तैयारी जो है अपने घर से करते हैं या अपने ट्यूशन से करते हैं, जिसमें चीजों को नहीं कराया जाता, वो सब चीज करके जाते हैं तो दिक्कत होता है। हालांकि जो जैक रैंकर से पढ़ेंगे उनको उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। मैं उतना ज्यादा इसलिए शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि सोशल साइंस में कभी कभी झारखंड बोर्ड उटपटांग सवाल पूछ लेती है, जैसा 2023 में बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो आपने कभी देखे भी ना हो, तो इसलिए थोड़ा मैं बोल सकता हूं सोशल साइंस में कभी कभी उटपटांग सवाल पूछने के कारण, बाकी अन्य सब्जेक्ट में ऐसे सवाल नहीं पूछते। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? देखो वायु प्रदूषण होगा तो बच्चा वाला सवाल किस पे डालेगा? मनुष्य के स्वास्थ्य पे डालेगा कि नहीं? बिल्कुल सही। पशुओं पे भी वायु प्रदूषण डालेगा इफेक्ट, पौधों पर भी डालेगा, तो सभी पे प्रभाव डालेगा। तो इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बेल्जियम जो आपने पढ़ा था श्रीलंका और बेल्जियम वाला, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के
रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे? तो सबसे ज्यादा ताकतवर कौन से भाषा वाला थे? फ्रेंच भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया? कौन कौन सी बातों को जोड़ा गया? सिंगली को एक राजभाषा घोषित किया गया। दूसरा बोला गया सरकारी नौकरी में सिंगली की प्राथमिकता दी गई। बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। तो इनमें से सभी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो ये तीनों चीजों पर क्या दिया गया? ध्यान दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है? ये 2022 में भी पूछ रखा है। ये जो सवाल है ये 2022 में भी पूछा था कि कौन जो है विधायिका और कार्यपालिका, ये कौन जो है कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर जो है नियंत्रण रखता है, इनके जो कानून बनाए गए उन पर नियंत्रण रखता है। तो इनका जो सही जवाब होगा साथियों वो हो जाएगा न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट इस पर ध्यान रखती है तो न्यायपालिका हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, जो कानून बनाया जाता है कार्यपालिका और विधायिका द्वारा उन पर जो नियंत्रण रखती है, अंकुश रखती है, वो न्यायपालिका रखती है। अगला प्रश्न है हमारा पोखरण। पोखरण आपको पता है कि 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया था, आंतरिक परमाणु परीक्षण भारत में किया गया था पोखरण में 1998 में। तो पूछा जा रहा पोखरण जहां भारत में 1998 अपने परमाणु परीक्षण किए वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पोखरण भारत के किस राज्य में है साथियों? तो राजस्थान में। ध्यान रखिएगा पोखरण जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न दे रखा, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है। तो समाज में जो विभाजन होता है, जैसे अलग अलग कास्ट का विभाजन कर दिया, अलग अलग जो है जैसे मान के चले लड़का लड़की का विभाजन किया, तो वो किस आधार पर होता है? तो वो जन्म के आधार पर होता है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि मृत्यु के आधार पर सामाजिक विभाजन हो, तो ये तो जन्म के आधार पर होता है। अगला प्रश्न है हमारे साथ, अगला है सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? ये 29वां नंबर सवाल है। बोला गया है कि सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित है कि धर्म सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, धर्म ही जो सामुदायिक समाज का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? तो सांप्रदायिकता कहलाता है, यानी कि किसी विशेष समाज पे जो है सोचा जा रहा है। अगला दिखाया गया है, अगला 30वां नंबर सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु दर सबसे कम है? शिशु मृत्यु दर जो है सबसे कम है। सबसे कम शिशु का मृत्यु किस राज्य में है साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल में। केरल में सबसे कम जो है शिशु का मृत्यु दर है। अगला प्रश्न है साथियों 31वां नंबर, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? औसत आय हम लोग बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, जिसको पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे आंसर में दे दिया कुल आय को, कुल आय को थोड़ी ना बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम जिसको हम लोग औसत आय के नाम से भी जानते हैं, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से जानते हैं। ये कैसे निकाला जाता है प्रति व्यक्ति आय? तो टोटल आय को, टोटल इनकम, जितना भी देश का टोटल इनकम है उसको हम लोग क्या करते हैं, टोटल जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन यानी कि टोटल जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय को निकालते हैं, जिसके औसत आय भी कहा जाता है, पर कैपिटा इनकम को। अगला सवाल है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित किया जाते हैं? सार्वजनिक वो होगा जिस पर सरकार का हाथ हो, निजी वो होगा जिस पर किसी खास व्यक्ति का हाथ हो। तो उद्योगों के स्वामित्व के आधार पर, जैसे रेलवे एक उद्योग है जी, रेलवे भी एक बड़ा सा उद्योग है, इसमें जो है पूरे ट्रांसपोर्ट रखी हुई है, तो रेलवे पर किसका अधिकार? सरकार का, तो हो गया सार्वजनिक। अगर हम बात करें जैसे जियो हो गया, जियो पर किसका अधिकार है? मुकेश अंबानी, रिलायंस जियो, तो ये किसका अधिकार हो गया? ये निजी क्षेत्र हो गया। अगला प्रश्न पूछा गया, कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा रोजगार उत्पादक क्षेत्र है? देखो भारत में सबसे ज्यादा अगर रोजगार कोई क्षेत्र देता है तो वो है प्राइमरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार का सबसे ज्यादा जो है साधन है। हालांकि इसमें रोजगार में जो है बहुत तरह की बेरोजगारी भी छिपी होती है, जैसे छिपी हुई मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये सब पाई जाती है। लेकिन रोजगार का जो अभी सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र में है वो है कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन अगर पूछे सबसे ज्यादा इनकम में, इनकम या फिर जीडीपी में किसका योगदान है, तो वो हो जाएगा तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, जीडीपी यानी कि राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र का, लेकिन रोजगार में सबसे ज्यादा प्राथमिक क्षेत्र का। अगला सवाल है मेरे साथियों, निम्न में कौन से महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देता है? दोहरा संयोग कैसे बोलते हैं? आप मान लिए जूता खरीदने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन जूता खरीदने के लिए आप बाजार गए, तो जूता खरीदने के लिए आप बाजार, पहले जो है मुद्रा नहीं था, तो जूता खरीदने के लिए गए, आपके पास उसके बदले क्या है? गाय है। अब वो आपको वैसा व्यक्ति को खोजना पड़ेगा जो आपको गाय तो देगे, गाय आपकी खरीद ले
और गाय के बदले आपको क्या दे, जूता दे। तो यहाँ पे मुद्रा का दोहरा संयोग जो है दिक्कत करता था, तो इसी पे मुद्रा आ गया। अब क्या है, आपको जूता खरीदना, पैसे लेके सीधा आप जूता के दुकान पहुंच गए। तो ये दोहरे संयोग की समस्या को क्या करती है, खत्म करती है मुद्रा। अगला प्रश्न है हमारा 35वां नंबर। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि बाहरी कंपनियां या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो कहां पे अपनी इकाई, अपनी उत्पादन इकाई स्थापित करती है। तो सबसे पहला कारण क्या, बाजार के नजदीक हो। अब मान लिया जाए किसी ऐसे जगह पर अपना जो है उत्पादन या फिर प्लांट को लगा लिए जहां से बाजार सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, तो उतना दूर पे नहीं लगाएगा। हाँ, दूरी जरूर होगी, शहर से थोड़ा दूर होना चाहिए ताकि पोल्यूशन कंट्रोल हो सके। कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, ऐसा थोड़ी ना करेगा कि जो है जहां लेबर का रेट 300 है वहां पे 700 रुपया लेबर ला रहा है, तो इसमें प्रोडक्शन तो नहीं हो पाएगा अच्छा से। तो ये भी गलत हो, मतलब ये बाजार के नजदीक भी होना चाहिए, कम लागत पर श्रमिक भी मिलना चाहिए, उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो। अब जैसे कोई फैक्ट्री लगाता है, मान के चलिए वाटर प्यूरिफाई का, वाटर वहां पे है ही नहीं, वाटर प्यूरिफाई का लगाता है, वाटर उस जमीन पे है ही नहीं, तो वो थोड़ी ना वो वहां उत्पादन करेगा। तो इनमें से सभी चीजें होनी चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है साथियों 36वां नंबर। बोला गया है विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है। तो विभिन्न देशों को जोड़ने, देखो देश को कौन जोड़ेगा, तो विदेशी व्यापार जोड़ेगा। देश को कौन जोड़ता है, विदेशी व्यापार। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1960 के दशक में पूछा गया, 37वां नंबर सवाल है। 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। 1960 में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ, ये जो है आपका पूछा गया है अर्थशास्त्र से। निम्न में से किन कारणों से हुआ, उपभोक्ता आंदोलन का उदय किन कारणों से हुआ। तो खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट की वजह से। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, खाद्य मिलावट की वजह से, खाद्यान्नों में जमाखोरी की वजह से, अत्यधिक खाद्य की कमी की वजह। खाद्य यानी कि खाने की, भोजन की बात में बात कर रहा है, ये खाद्य होता है और एक खाद होता है, खाद अलग चीज है। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों में कमी हुआ जिनके कारण जो है उपभोक्ता आंदोलन की जरूरत पड़ी। खाद्यान्नों में जमाखोरी यानी कि जो है चोरी हुआ, उनके कारण हुआ। खाद्य पदार्थों में, खाद्य तेलों में मिलावट के कारण। तो इसी सब चीजों को देखते हुए 1960 के दशक में बनाया गया उपभोक्ता आंदोलन को। मैं आपको बता दूं जो ये आपको पीडीएस के द्वारा जो राशन देता है वो 2013 में बनाया गया था। वो कब बनाया गया था, 2013 में, जन वितरण प्रणाली। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 38 नंबर। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया। यह भी सवाल 2022 में पूछ रखा था। सवाल है कि संविधान में एक बार संशोधन किया गया और जिसके बाद जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को तीसरे स्तर पर बनाया गया। जैसे आपको पता है तो पहले स्तर पर जो है प्रधानमंत्री होता है, दूसरे स्तर पे जो है राज्यों में मुख्यमंत्री, और तीसरा स्तर का सरकार जो है वो पंचायत स्तर पे होती है, मुखिया सब। तो वो बोला है कि तीसरे स्तर पर जो सरकार बनाई गई उसको कितनी शक्ति दी गई है, तो वो जो है शक्तिशाली भी है और प्रभावशाली भी है, शक्तिशाली और प्रभावी है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये 1992 यानी कि 1992 में किया गया था। अगला प्रश्न साथियों 39वां नंबर। अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग सोचने की धारणा किस व्यवस्था पर आधारित। देखो सभी जाति को अलग अलग भेदभाव से अगर देखा जाए तो ये किसमें होगा, कास्ट सिस्टम, वर्ण व्यवस्था। कास्ट में वर्ण होता है, वर्ण व्यवस्था इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के सेशन का, लिखा गया है लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों का मुख्य उपयुक्तक है। दबाव समूह जैसे कि कोई आंदोलनकारी है, मान लिया जाए सरकार कोई गलत काम करी है, सरकार जो है कुछ चीजें सही नहीं करी, जैसे झारखंड बोर्ड एग्जाम 2025 का जो है दिसंबर महीने में ही आयोजित करा ले, सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, उसके पहले ही दिसंबर में ही बोले हम इस बार बहुत पहले एग्जाम लेंगे, तो ये गलत है। तो उस समय दबाव समूह जो आंदोलनकारी होते हैं, जो सरकार को जो है सही चीजें बताती है, सरकार को सजग बनाए रखती है, सही बात है, आंदोलन को सफल बनाती है कि नहीं एग्जाम फरवरी में ही होना चाहिए, 11 फरवरी से, तो आंदोलन को सफल बनाती है। राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालती है कि आप ये काम करें जो गलत है। तो इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों आज के इस वीडियो के माध्यम से आपने जो है झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोशल साइंस का देखा, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, लगातार इस यूट्यूब चैनल पे डेली के शाम 6:30 बजे अपलोड हो रही है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। जैसे जैसे एग्जाम का डेट आपका नजदीक आते जाएगा हम वीडियो की संख्या भी बढ़ा देंगे। हालांकि आप सबों का प्यार रहे तो हम बहुत जल्द 2-3 वीडियो भी दिन में देंगे, तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। जितना भी चीजें करा रही है जैक रैंकर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो निश्चित तौर पर उनको कीजिए, क्योंकि
झारखंड बोर्ड एग्जाम में अभी जो प्री टेस्ट हुआ उसमें हिंदी में हमने जो चीज कराया था, जो लेटर कराया वही आया, जो पैराग्राफ कराया वही आया, जो निबंध कराया वही आया। यानी कि वो चीजें हम करा रहे हैं जो झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है और निश्चित तौर पे फाइनल में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। साथियों, इस वीडियो को यहीं एंड करें उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए और ऐड होना चाहते हैं तो 9835146164 पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं। बाकी साथियों, जैक रैंकर्स आप गूगल में सर्च कीजिए, एक वेबसाइट है जिसको आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया है, वहां से आप इसका क्वेश्चन को देख सकते हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर आदि को डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों में शेयर और लाइक करते हुए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।